हाय फ्रेंड्स, मैं मानवी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ झूमते वॉन्डरर्स में। आज मैं आप सभी लोगों के साथ ग्रेट लेक्स ऑफ कश्मीर का ट्रैक जो मैंने 2018 में अगस्त में किया था उसका एक्सपीरियंस साझा करने जा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक था और इसको हमने कश्मीर में सोनमार्ग से स्टार्ट किया था। बट आप सोनमार्ग पहुंचने के लिए आपको श्रीनगर पहुंचना ज़रूरी है अगर आप बाहर से जा रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये ट्रैक करते हैं, ट्रैकिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और हम कितने दिन का ट्रैक है, कितने दिन में इसको कंप्लीट करके किस तरीके से वहाँ के जो क्लाइमेट है उसके साथ रूबरू होते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि ट्रैकिंग करने के लिए जो आपके पास एसेंशियल चीज़ें हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, क्योंकि आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो बिल्कुल ड्राई एरिया है दुनिया जहान से दूर, और आपको ये ट्रैक पहाड़ों के अंदर बिल्कुल नो मैंस लैंड में करना है। तो मैं बताती हूँ कि क्या क्या एसेंशियल चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ कैरी करके लेके जानी है। सबसे पहली चीज़, इस ट्रैक को करने के लिए आपके पास ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए। ये ट्रैक आप स्पोर्ट शूज़ में सोचे कि कर लेंगे तो नहीं करेंगे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ट्रैक। रास्ते में कई सारी जगह ऐसी पड़ेगी जो कि ट्रैकिंग शूज़ ही उन जगहों पे ग्रिप बनाता है और आपको चलने में हेल्प करता है। और अगर आपके ट्रैकिंग शूज़ वाटरप्रूफ हैं तो उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि पहाड़ों पे बारिश का कुछ पता नहीं होता, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप निकल आती है। तो आप कोशिश कीजिए अगर आप वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूज़ ले सकें। आपके पास पेयर ऑफ सॉक्स होने चाहिए, क्योंकि 4-5-6 दिन जब ट्रैकिंग करेंगे तो पैरों में से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। वो अलग बात है कि आपको मौसम बहुत कोल्ड मिलेगा, सारा कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन आप जब चलते रहते हैं तो बॉडी स्वेट करती है, तो उसकी वजह से पसीना अंदर आता है। तो आपको जो भी सॉक्स हैं या इनर वियर्स हैं वो सारे कुछ स्वेटिंग की वजह से स्मेल करने, और हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पास ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो आप कम से कम 3 से 4 पेयर ऑफ सॉक्स कैरी करें, जिसे आप एक पेयर ऑफ सॉक्स 2 दिन चला लें। फिर उसके बाद आपके पास रेन कोट्स या पॉन्चोस होने चाहिए। आपको अम्ब्रेलास वहाँ पर बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे ट्रैकिंग के दौरान। आप अम्ब्रेला कैरी नहीं कर सकते, हवा चलती है, अम्ब्रेला उड़ जाएगा, आपका हैंड फ्री नहीं रहेगा। ट्रैकिंग के लिए आपके पैर के साथ साथ आपकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए आपके हाथ भी उतना ही काम करते हैं, तो वो कैरी कीजिए आप। रेन कोट्स होने चाहिए, रेन पैंट्स होने चाहिए या फिर पॉन्चोस होने चाहिए। आप बैग कैरी करते हैं अपना, तो बैग के साथ आपका जो वाटरप्रूफ बैग के लिए कवर है वो आप कैरी कीजिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। थर्ड चीज़, आपके पास सनस्क्रीन होना चाहिए, गॉगल्स होने चाहिए, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब चीज़ों के बिना ट्रैकिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और कई बार तो सनस्क्रीन भी इतने अच्छे से काम नहीं करती, तो हम लोग स्कार्फ कैरी करते हैं जिससे कि हम अपने फेस को बांध लें और जितना आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप वापस आओगे तो आप बिल्कुल भूत बने हुए होगे। आपके जहां जहां पे जो चीजें आपको प्रोटेक्ट करिए, जैसे कैप प्रोटेक्ट करिए, उसके नीचे सन का इफेक्ट आ रहा है तो वो आपका एरिया डार्क हो जाएगा। तो ये सारी चीजें रहती हैं। सैनिटाइजर्स आप कैरी कीजिए, क्योंकि हर जगह आपको पानी मिले मुमकिन नहीं है। उसके अलावा आप मॉइस्चराइजर्स, बॉडी को मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहाड़ों पे स्पेशली आपकी स्किन फटती बहुत है, आप वहाँ पर नहा नहीं सकते। ट्रैकिंग के दौरान नहाना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता, तो सैनिटाइजर आपको हेल्प करता है। उसके अलावा बॉडी डिओड्रेंट्स आप कैरी कीजिए, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि सन प्रोटेक्शन के लिए कैप कैरी कीजिए, कैप की बहुत ज़रूरत पड़ती है। वार्मर्स कैरी कीजिए, ठंड आपको लगेगी, स्पेशली नाइट्स में। नाइट्स आर वेरी कोल्ड, बहुत ठंड पड़ती है, तो वार्मर्स आपको कैरी करने ज़रूरी होते हैं। ट्रैक पैंट्स कैरी कीजिए। ट्रैकिंग पैंट्स में जब आप कैरी करते हैं तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ जो आपको मिलती है, बहुत सारी पॉकेट्स होती हैं। तो जैसे छोटी छोटी चीज़ें, आपने हेडफोन रखने हैं या कोई भी छोटी सी चीज़
चीजें रखनी है तो आप पॉकेट्स में आराम से डाल सकते हैं, क्योंकि हर बार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि आप अपना बैग निकालें फिर रखें फिर उसमें से सामान निकालें। तो ट्रैक पैंट्स आपको काफी हेल्प करती हैं। टी शर्ट्स के कुछ पेयर्स रखिए, क्योंकि रात में आप सोएंगे तो आप जिन कपड़ों में ट्रैकिंग करते हो उसमें सोना थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। लोअर एक आधा दो जैसे रात में आप सोएं तो उसके लिए। इसके अलावा आप स्पेयर बैटरीज जो आपके DSLR के लिए उसको कैरी कीजिए। फुली चार्ज पावर बैंक कैरीज कीजिए। देखिए वहां पे नेटवर्क आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। आप जैसे ही सोनमार्ग छोड़ते हैं थोड़े टाइम बाद आपका जो नेटवर्क है वो चला जाता है फोन का। तो आपकी जो बैटरीज हैं वो सिर्फ आपके ना फोटोज लेने के काम आएंगी या वीडियोस बनाने के काम आएंगी, और इसके अलावा वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो होता है तो उसकी वजह से बैटरीज बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बैटरी को कपड़े में लपेट के अच्छे से कि उसको ना वो टेम्परेचर तक नहीं पहुंचे, क्योंकि जितना कोल्ड टेम्परेचर होगा उतना ही जल्दी आपकी बैटरीज डिस्चार्ज हो जाती हैं। तो स्पेयर बैटरीज रखिए, पावर बैंक्स रखिए, एक आधा दो। पावर बैंक्स हैवी होते हैं तो आप अकॉर्डिंगली रखिए कि आप कितना वेट कैरी कर सकते हैं। 7 से 8 दिन का ट्रैकिंग होता है ये, तो हमें जो रिकमेंड किया जाता है कि आप मैक्सिमम 5 to 7 kgs वेट कैरी कीजिए। बट 5 to 7 kgs वेट बहुत कम रहता है। कैमरे का ही वेट करीब करीब 1 kg के आसपास आ जाता है, सब कुछ लेंसेज और बैटरीज मिला के। तो ठीक है, आप थोड़ा सा ज्यादा भी कैरी कर सकते हैं अगर आप चल सकते हैं। आप नहीं उतना कैरी करके चल सकते क्योंकि पूरी स्टीप क्लाइंब होता है तो आपको चढ़ने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए वेट कहते हैं कि जितना कम से कम आप कैरी करके चलेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप बेडशीट्स, अगर आप अपना स्लीपिंग बैग, पर्सनल स्लीपिंग बैग कैरी नहीं करें तो बेडशीट्स कैरी कीजिए। उसके अलावा आप जो असेंशियल कुछ मेडिसिन हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे जो वाटर का रिसोर्स है, आप कितना पानी कैरी कर लोगे। अगर आप 8 दिन भी चलते हो या तो भी आपको 2 liters of water डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड होता है। इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, बिकॉज आप ट्रैकिंग करते हो आपको प्यास नहीं लगेगी, बट आपकी बॉडी कहीं ना कहीं उसको हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उसको पानी की जरूरत है। तो कम से कम आप एक दिन में 2 liters ऑफ वाटर का तो इंटेक करोगे, जितना ज्यादा पियो उतना अच्छा है। तो इसके लिए वहां पे जो रिसोर्सेज हैं वाटर के, वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। पानी एकदम फ्रेश है, साफ है, ग्लेशियर से पिघलता हुआ आ रहा है, फुल ऑफ मिनरल्स है। लेकिन आज की डेट में जब हम RO का पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी एकदम से जो नेचुरल मिनरल्स आपको मिल रहे हैं उनको डाइजेस्ट कर पाए, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कई बार स्टमक आपका अपसेट हो जाता है, तो उसके लिए मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए, पेन किलर्स होने चाहिए, और स्पेशली जो हाई एल्टीट्यूड को प्रिवेंट करती हैं वो मेडिसिन आप रखिए, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में जाने के बाद हम प्लेन से जा रहे हैं तो हमारी बॉडी को एक्लिमेटाइज होने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं। बट आपके पास तो ट्रैकिंग ही ये 10 डेज की है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बॉडी को उस तरीके से एक्लिमेटाइज कर पाए जैसे उसे होना चाहिए। तो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो उसके लिए आप मेडिसिन रखिए। उसके अलावा ORS, इलेक्ट्रॉल, ये कुछ एसेंशियल चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप ना रोज इलेक्ट्रॉल डाल के भी थोड़ा थोड़ा सा इंटेक कर रहे हैं तो वो भी आपकी बॉडी को काफी हाइड्रेटेड रखता है। हेडेक के लिए आपके पास मेडिसिन रहें, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वाटर पाउच आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको वाटर बॉटल अपनी वहीं से भरनी पड़ेगी, जो भी ग्लेशियर से पानी आता है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक वाटर पाउच आता है, इसको ना वाटर ब्लैडर भी बोलते हैं, और इसमें ये एक लीड लगी हुई है, ये इसका कैप है। आप इसको ऐसे कैप को निकालते हैं और ये अपना इसको पानी भर के अपने बैकपैक में ऐसे पीछे डाल लेते हैं, लीड बाहर आती है और इससे ना आप सिप सिप करके पानी पी सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज होती है, आपको ट्रैकिंग में बहुत हेल्प करता है ये। स्पेशली पता है क्या होता है कि जब आप ट्रैक कर रहे हो तो आपको थोड़ी थोड़ी देर में आप ना बहुत सारा पानी इकट्ठा नहीं पी सकते, तो आप थोड़ी थोड़ी देर में आपको सिप सिप करके वाटर चाहिए होता है बॉडी को, और बड़ा मुश्किल होता है कि आप पूरा बैग निकालो फिर रखो, फिर उसके बाद आप उसको खोलो, पानी निकालो, पियो, फिर रखो, फिर चलो, फिर रखो। तो ये आपको वाटर बैग बहुत हेल्प करता है
इन सब चीज़ों के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके पास ट्रैकिंग करते वक्त। उसके अलावा अगर आप सोलो ट्रैकिंग कर रहे हैं तो सोलो ट्रैकिंग करने के लिए आपके जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो आपके पास एक ऑक्सीजन सिलेंडर इज़ वेरी एसेंशियल, मतलब वो लाइफलाइन है आपकी। इसके अलावा आपके टेंट्स, गैस स्टोव जिस पे भी आप खाना बनाएंगे, जो एसेंशियल फूड है, अगर आप वेजिटेरियन है तो अपने हिसाब से लीजिए, अगर आप एगिटेरियन है तो अपने हिसाब से लीजिए, नॉन वेजिटेरियन है अपने हिसाब से, जैसा भी आपको है तो ये सब आपको लेके चलना पड़ेगा। गाइड आपके साथ जाएगा क्योंकि विदाउट गाइड ये ट्रैकिंग बहुत मुश्किल है, आपको रूट्स नहीं मिलेंगे, आपका इंटरनेट नहीं चलेगा, तो गाइड्स आपके जाएंगे। म्यूल आपको हायर एक करना पड़ेगा अपना सामान वगैरह रखने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। जनरली ये ट्रैक जो किया जाता है ये ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अगर आप करेंगे तो बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। उसका रीज़न ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो ना पहले से उन जगहों पे जाके जहाँ जहाँ पे टेंट्स फिक्स करने हैं, कौन सी जगहें ठीक है टेंट्स के लिए, और जो भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो वहाँ पे सारा बंदोबस्त करके रखती हैं। तो मैंने भी ये जो ट्रैक किया था ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए के साथ किया था। ट्रैकिंग के लिए जितना आपका फिजिकली फिट होना ज़रूरी है उतना ही मेंटली फिट होना भी ज़रूरी है। तो जब आप बहुत सारे लोगों के साथ ट्रैक करते हो, एक ग्रुप में ट्रैक करते हो, तो आपकी ना मेंटल स्ट्रेंथ बनी रहती है। अभी तक मैंने आपको बताया कि कैसे, कहाँ, मतलब क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ट्रैक कैसे शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने श्रीनगर पहुंचना है, क्योंकि सोनमार्ग जाने के लिए जो सबसे पहली जगह होती है श्रीनगर है। एयरपोर्ट भी आपका श्रीनगर में है। अगर आपको डायरेक्ट फ्लाइट श्रीनगर तक मिलती है वेल एंड गुड, नहीं तो कनेक्टिंग फ्लाइट मिलेगी बाया बस। आप जम्मू से जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो आपको श्रीनगर पहुंचना है। श्रीनगर से मैं चंडीगढ़ से गई थी, तो श्रीनगर से जो सोनमार्ग का जो रास्ता है वो 3 आवर्स का आपका ड्राइव है। सोनमार्ग करीब करीब आपका 97 to 98 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है एयरपोर्ट से। तो अगर आप डायरेक्ट टैक्सी करना चाहें, 2018 में इट वाज चार्जिंग 3 to 3,500 फ्रॉम एयरपोर्ट टू सोनमार्ग। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक्सपेंसिव है और आपको नहीं डायरेक्ट टैक्सी लेनी है, तो आप इस जर्नी को ब्रेक करके भी जा सकते हैं। आप शेयरिंग टैक्सीज में भी जा सकते हैं। तो आप वहां से टैक्सी लीजिए एयरपोर्ट से डलगेट तक के लिए। डलगेट तक के लिए आपको टैक्सी मिल जाएगी, या ऑटो ले लीजिए, कुछ भी आपको बाहर मिल जाएगा। डलगेट से फिर आपको टैक्सी मिलेगी, एक सौरा करके जगह है, वहां तक के लिए हार्डली 100-150 आपका टैक्सी चार्ज करेंगी। सौरा से फिर कंगन तक के लिए आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी, वो भी आपको करीब इतना ही चार्ज करेगी। और कंगन से फिर डायरेक्ट आपको सोनमार्ग तक के लिए टैक्सी मिल जाएगी। अभी आपको सुनने में लग रहा है और ये 2-3 जगह रुकना पड़ेगा, बट इजीली हो जाता है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि आपका पैसा बहुत बचता है। अगर आप अपना मनी सेव करना चाहते हैं तो ये चीज आपका वही आपको 7 to 800 के बीच में पूरी हो जाएगी। तो अगर आप शेयरिंग में टैक्सी लेना चाहते हैं तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। वो भी आपको बहुत ज़्यादा ना ऐसा नहीं है कि आप 3 घंटे में वैसे पहुंचते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4-4.5 घंटा लग जाएगा, 5 घंटा लग जाएगा। इतना टाइम तो लगेगा क्योंकि डायरेक्ट नहीं है, आपको शेयर कर करके जाना है, ब्रेक कर करके जाना है, तो इतना टाइम लगेगा। जनरली हम लोगों को एडवाइजेबल होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि आप किसी भी करके, कुछ भी करके 4 o'clock 5 o'clock तक आप अपना बेस कैंप पे आ जाइए। सोनमार्ग में आपका बेस कैंप होता है, और आप जितनी जल्दी पहुंच जाएंगे आपके लिए उतना अच्छा है। आपको पूरा दिन मिलेगा सोनमार्ग घूमने के लिए। सोनमार्ग बहुत खूबसूरत है, छोटी सी जगह है, बट इट इज वेरी ब्यूटीफुल, क्लीन, ग्रीन। एंड जो लोग नेचर से प्यार करते हैं, जो लोग नेचर से प्यार करते हैं वही इस तरफ जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा लग्जरी नहीं, बहुत ज्यादा क्या, और ऊपर आप जब ट्रैकिंग करेंगे तो बिल्कुल भी लग्जरी नहीं मिलने वाली है। तो ये सारे नेचर लवर्स ही करते हैं इस तरीके के ट्रैक। तो सोनमार्ग आपको काफी टाइम मिल जाता है घूमने के लिए। फिर आपकी वहां पे अगर आप इवनिंग तक पहुंच जाते हैं तो आपको टी कॉफी जो भी है, फिर डिनर आपका होता है। डिनर के बाद आपकी ब्रीफिंग होती है कि किस तरीके से आपको आगे ट्रैक करना है।
तो आपको प्रिपेयर करेंगे, आपकी बॉडी को प्रिपेयर को होना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि एक्लिमेटाइज होना बहुत ज़रूरी है बॉडी को उस एनवायरनमेंट के साथ। कई लोग साउथ से आते हैं, वेस्ट से आते हैं, नॉर्थ से आते हैं, हर जगह से आते हैं। एक साउथ का आप टेम्परेचर, एक आपका श्रीनगर का टेम्परेचर, एक आपका सोनमार्ग का टेम्परेचर, देन आप हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, तो बॉडी एकदम से उस चीज़ को नहीं ले पाती है। तो हमारा ये ट्रैक नेक्स्ट डे नहीं स्टार्ट होता। नेक्स्ट डे हमारी सुबह हमको उठा दिया जाता है और हमारी मॉर्निंग एक्सरसाइज होती है। आपको काफ़ी फ्रेंडली करवाया जाता है उस एनवायरनमेंट के साथ। फिर आपको सोनमार्ग में ट्रैकिंग करवाने के लिए लेके जाते हैं, थोड़ा सा आपकी बॉडी को उस एनवायरनमेंट में फ्रेंडली करते हैं। जनरली 2 दिन तक का ये होता है कि आप जैसे आज बेस कैंप पहुंचे, आप कल भी वहीं रुकेंगे और परसों भी वहीं रुकेंगे। फिर परसों के बाद वाला जो दिन है तब से आप ट्रैकिंग करते हैं। तो वो उन 2 दिन में एक्सरसाइजेस आपका एक शेड्यूल फॉलो करवाते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है और आप फिर ट्रैकिंग के लिए चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्रैकिंग करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है आपका मेडिकली फिट होना। आपकी बॉडी के वाइटल्स ठीक होने चाहिए, आपका वेट प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो जैसा आप मुझे देख रहे हैं, मैं फैट हूं, तो मेरा वेट उतना प्रोपोर्शनेट नहीं था, लेकिन मैंने पहले भी बहुत ट्रैकिंग किया हुआ है, नेशनल लेवल ट्रैकिंग्स की हुई हैं। उसके अलावा मेरे बॉडी के वाइटल सारे ठीक थे, तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने वहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में दिया था। तो उसके बाद आप ट्रैकिंग के लिए जाते हो। अगर आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यूज हैं, ऑक्सीजन से रिलेटेड इश्यूज हैं, या कुछ भी इस तरह हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो फिर ये ट्रैक आप लोगों के लिए नहीं है। आपकी बॉडी फिट होनी बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट डे जब सोनमार्ग पहुंची मैं करीब 3-4 बजे तक सोनमार्ग अपने बेस कैंप पे पहुंच गई थी। तो मैंने वो जो जगह थी काफ़ी इंजॉय की। फिर टी कॉफ़ी का जो इवनिंग टाइम था वो रहा। फिर उसके बाद रात में हम लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ। जो सारे ट्रैकर्स थे वहाँ पर एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन, बहुत सारे लोग साउथ से आए थे, काफ़ी गुजरात से भी थे। तो उसके बाद फिर हमारी ब्रीफिंग हुई, जो नेक्स्ट डे हमें क्या क्या शेड्यूल फॉलो करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था हमारी बॉडी को जल्दी से जल्दी एक्लिमेटाइज करवाने के लिए, एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडली होने के लिए। तो वो उस सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। उसके बाद फिर हमारा बेड टाइम हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग हम 7 o'clock सारे लोग ग्राउंड में थे और हमारी अच्छे से काफ़ी एक्सरसाइज उन्होंने करवाई। उसके बाद फिर हमारा ब्रेकफास्ट हुआ। उसके बाद उन्होंने टाइम दिया कि हम इस टाइम पे ट्रैकिंग के लिए निकलेंगे। फिर हम प्रॉपर सोनमार्ग में हम लोगों ने ट्रैकिंग की। काफ़ी उन्होंने एनवायरनमेंट के साथ, ऑर्गेनाइजेशन जो थी हमारी, उसने एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडली करवाने की कोशिश की। उसके बाद फिर हम लोग लंच के लिए आए, फिर थोड़ा सा रेस्ट था, फिर इवनिंग में फिर से वही शेड्यूल, एक्सरसाइज, थोड़ा सा आप वॉक कीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी बॉडी को जितनी जल्दी आप एक्लिमेटाइज करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। फिर नेक्स्ट डे सेम शेड्यूल इसी तरीके से फॉलो होता है, लेकिन मुझे लगा कि शायद मैं ट्रैकिंग के लिए फिट हूँ, तो मैं जो नेक्स्ट डे था, जो बैच उस दिन ट्रैकिंग के लिए जा रहा था, उन लोगों के साथ ट्रैकिंग के लिए निकल गई थी। एक म्यूल हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किया हुआ था, उन्होंने हमें प्रोवाइड किया हुआ था कि इफ इन केस कोई भी इस ड्यूरेशन में बीमार पड़ जाए तो म्यूल उसको कैरी करके वापस ला सके। उसके अलावा उस म्यूल पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लाइफ लाइन है। सबसे ज़्यादा जो हाई एल्टीट्यूड पे प्रॉब्लम आता है वो ऑक्सीजन का ही होता है। तो अगर ऑक्सीजन आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आपको एक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के थ्रू मतलब जिंदा रखा जाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम पे आप सभी के लिए। तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स चल रहे थे। फिर एक म्यूल हम सब ने, ट्रैकर्स ने मिलके हायर किया था। वो इसलिए था क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वेट आपका 5 से 7 kgs कैरी करके चलना है, और आप
मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ कि हम यूज टू नहीं होते, क्योंकि हम ना प्लेन में ट्रैक नहीं कर रहे हैं। और आप अगर ट्रैकर भी हैं तो आप उन पहाड़ों पे ट्रैक नहीं कर रहे हैं जहाँ पे आपको ऑक्सीजन बहुत इजीली मिल जाती है। हम जा रहे हैं हाई एल्टीट्यूड पे, तो वहां पे ना आप एक एक स्टेप जो लेते हैं उसमें आपकी पूरी एनर्जी लगती है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितना लाइट वेटेड चलें। तो कई बार आपको वो 5-7 किलो वेट भी ज्यादा लगता है, तो इसीलिए हम लोगों ने एक म्यूल वो हायर किया था। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मतलब ऑब्वियसली मैं फैट हूं, तो अगर इफ इन केस कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो एटलीस्ट मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन पे किसी भी तरीके का दबाव डालूं। तो मैं खुद ही चाहती थी कि मैं अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो वापस आ जाऊं। तो मैंने एक अपना पर्सनल म्यूल हायर किया था। तो उस टाइम उन लोगों ने मुझे 1000 पर डे चार्ज किया था फॉर अ म्यूल। उस म्यूल के साथ जो उस म्यूल को ट्रीट करता है, जो उसका केयर टेकर होता है म्यूल का, वो चलता है। तो एक मेरे म्यूल का केयर टेकर था, एक मेरी ऑर्गेनाइजेशन के म्यूल का केयर टेकर था, और एक जो थर्ड म्यूल हमने सबने मिलके हायर किया था उसका केयर टेकर था। तो 3 केयर टेकर्स चल रहे थे। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 2 गाइड्स हमें प्रोवाइड किए गए थे, वो चल रहे थे। तो ये 5 लोग थे। उसके अलावा हम करीब आई डोंट इवन रिमेम्बर कितने ट्रैकर्स थे, बट ऑलमोस्ट 20 to 25 ट्रैकर्स होंगे, जिसमें 3 गर्ल्स थे। फॉर दैट आई एम श्योर कि हम 3 फीमेल्स थे और बाकी सारे मेल्स थे। तो उसमें हमें बेनिफिट ये मिलता था कि जो हमारा टेंट होता था उसके हम तीनों रानियां हुआ करते थे, और बाकी क्योंकि फीमेल टेंट्स अलग होते हैं, मेल टेंट्स अलग होते हैं, तो बाकी वो लोग अपना मैनेज करते थे। उनको भी 2 या 3 टेंट्स प्रोवाइड किए जाते थे। लेकिन उसका नुकसान ये होता था कि जितना कोजी कैंप रहेगा तो उतना आपको ठंड कम लगेगी। रात में जो टेम्परेचर है वो माइनस में भी चला जाता है, भी नहीं चला जाता, माइनस में जाता है। तो काफी ठंड लगती है। और उस दौरान ना आपको ऑक्सीजन लेने में, तो जो एक दूसरे के साथ आप सोते हो ना, तो वो आपको ना काफी वो कोजी सा एक एनवायरनमेंट होता है, तो आपके लिए इजी हो जाता है। और जितना खाली रहेगा आपका टेंट, आपको सांस लेने में उतनी दिक्कत आएगी, सोने में उतनी दिक्कत आएगी। तो वो सारी चीजें होती हैं। तो हर चीज के वो कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो इसके भी हैं। तो चलते हैं अब हम ट्रैकिंग के लिए। तो उस ट्रैकिंग के दौरान जो फर्स्ट चीज थी वो हमारी थी, हम बेस कैंप से निकलते हैं, और बेस कैंप से हमने करीब हाईवे पे करीब 1 किलोमीटर तक चलना होता है। और हाईवे से सोनमार्ग से आगे नहीं, सोनमार्ग से पीछे की तरफ जो श्रीनगर से सोनमार्ग के लिए रास्ता आ रहा है, उस पे करीब आधा पौना किलोमीटर चलने के बाद एक राइट टर्न आता है जहां से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। यही सेम रास्ता अमरनाथ यात्रा के लिए जाता है, जो जून जुलाई में होता है। तो हम उस ट्रैक को फॉलो करते हैं। उसके बाद ऊपर जाके अमरनाथ यात्रा के लिए लेफ्ट आप चले जाते हैं, और ग्रेट लेक्स ऑफ कश्मीर के लिए राइट आप चले जाते हैं। तो यहाँ से अब हमारे जो भी चीजें आप सोनमार्ग से आपको जो भी खरीदना है आप खरीद सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कोई शॉप नहीं मिलने वाली, और धीरे धीरे आपको गांव नहीं मिलने वाले, और उसके बाद आपको लोग भी नहीं मिलने वाले। तो अब हम ट्रैकिंग के लिए निकल चुके हैं। और ट्रैकिंग के लिए जब हम निकले हैं तो बहुत बारिश हो रही थी। जैसे मैंने आपको बताया अगस्त का महीना था, तो अगस्त के मंथ में आपको पता है मॉनसून रहता है, तो कभी भी बारिश हो जाती है। तो उस टाइम पे बहुत जरूरी होता है कि आपके जो भी ट्रैकिंग शूज होते हैं वो आपकी अच्छे से ग्रिप देते हैं, जो कि आपको स्पोर्ट्स शूज कभी नहीं दे सकते। तो उसमें हम ट्रैकिंग करते हैं। आप कभी भी लोकल्स को फॉलो मत कीजिए, वो लोग बहुत यूज्ड होते हैं। वो इवन स्लीपर्स में भी ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग वहां पैदा हुए हैं, उनको पता है, वो बाशिंदे हैं वहां के। तो उनके साथ कभी मत कंपेयर कीजिएगा खुद को, उनको उस जगह पे रहना। एंड लाइफ बहुत हार्ड है। पहाड़ों की लाइफ जो हमें दिखती है और जो हम 10-15 दिन के लिए जाते हैं ना, वो जिंदगी बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन बहुत टफ लाइफ है। एक पहाड़ी आदमी जो कर सकता है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो उन लोगों के साथ कभी भी खुद को कंपेयर मत कीजिएगा। तो आपके पास ये सारी चीजें एसेंशियल होनी ही चाहिए, मतलब है ही है। आगे चलते हैं। फर्स्ट जो हमारा ट्रैक है वो
देखिए मैं आपके लिए नोट्स भी बना के लाई हूँ, क्योंकि इस बात को करीब 3-4 साल हो गए हैं और मैं नहीं चाहती कोई भी चीज़ ऐसी छूटे कि जो मैं बतानी चाहिए थी और मैं आपको बताऊं नहीं। तो हमारा जो ट्रैक है वो निचनई कैंप के लिए होता है। निचनई कैंप एक जगह है, बहुत सुंदर सी जगह है पहाड़ों के बीच में। तो हम फर्स्ट डे, हमें कोई लेक नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन हम फर्स्ट डे जाते हैं, 10 किलोमीटर्स का ट्रैक करते हैं। और ये 10 किलोमीटर्स का जो ट्रैक है, जो निचनई कैंप है, ये सी लेवल से 11,948 फीट्स अबव है। तो आप लगा लीजिए कि कितना ठंडी जगह होगी, लेकिन ये इसका हाईएस्ट जगह नहीं है जहाँ पे हम जाएंगे। अभी बहुत सारी जगह बाकी हैं। इस ट्रैक को हम करीब 5 बजे तक शाम को मैक्सिमम कंप्लीट कर लेते हैं। सुबह 7 o'clock हम निकलते हैं। फिर डिपेंड करता है कि बारिश हो रही है, किस तरीके से आप चल पाते हैं, बीच बीच में ब्रेक भी लेते हैं, क्योंकि सारे ट्रैकर्स एक जैसी स्पीड नहीं फॉलो करते हैं। कुछ जल्दी चल जाते हैं, कुछ आराम से चल पाते हैं। तो करते करते हमें करीब 4 से 5 बजे, हमारा ये है कि हम पूरा ना आप डे लाइट पे सरवाइव करेंगे। यहाँ के बाद हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलने वाली। थोड़े से आगे जाके हमारे मोबाइल के सिग्नल्स भी चले जाएंगे, हम पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाएंगे इस वर्ल्ड से। तो हमारे वो जो जितने भी जो साथ में हैं वही हमारा वर्ल्ड है, वही हमारे माँ बाप भाई बहन सब कुछ वही रहने वाले हैं अगले 7 to 8 डेज के लिए। तो आप बना के रखिए सब एक दूसरे के साथ, क्योंकि आने वाले टाइम पे सब कुछ बहुत डिफिकल्ट होने वाला है कुछ टाइम के लिए। इट्स ब्यूटीफुल। इस ट्रैक के दौरान आपको बहुत खूबसूरत शेपर्ड्स की हट्स देखने को मिलेंगी। लश ग्रीन मेडोज हैं, बहुत सुंदर। और जैसा मैंने आपको बताया था कि जिस दिन हम गए थे बारिश हो रही थी, तो बादल बिल्कुल ऐसे नीचे वैली पे आए हुए थे। मैं आपको फोटोग्राफ शेयर कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। और कभी सूरज आता था, कभी बारिश होती थी, तो ये सब चल रहा था। छोटी छोटी हट्स थी, जैसे ये आप देख सकते हैं। तो बहुत डिफिकल्ट लाइफ है इन लोगों के लिए भी। यहाँ पे ये लोग अपने जो जानवर हैं, जैसे कि म्यूल्स हैं, भेड़ बकरियां, ये सब इस हट के अंदर रखते हैं, खुद भी रहते हैं, क्योंकि ये टाइम होता है जब ये लोग ना अपना पूरा ग्रास कलेक्ट कर लेते हैं और अच्छा इन लोगों को खाना मिल जाता है। जो इनके जितने भी पशु हैं, इन लोगों को बहुत अच्छा खाना मिल जाता है, क्योंकि जैसे जैसे सर्दियां आएंगी घास खत्म होता जाएगा, तो ये लोग यहाँ पे स्टॉक करके रखते हैं कि सर्दियों में जब ये सब कुछ नहीं होता तो ये सब स्टॉक करके रखा होता है, तो ये लोग फिर यहीं से ही अपने जानवरों को खाना वगैरह देते हैं। इसके बाद आप थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये एक शॉप आती है टेबल टॉप करके, एक बहुत छोटी सी शॉप है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको टी मिल जाएगा, मैगी मिल जाएगा, कहवा मिल जाएगा। कश्मीरी कहवा बहुत फेमस है, तो ये आपको मिल जाएगा। और इसके बाद ये लास्ट शॉप है। इस ट्रैक के दौरान अब आपको वापसी तक एक भी शॉप नहीं मिलने वाली है, तो इस पे छोटा मोटा सामान है कि आप थोड़ा सा चिल कर लीजिए, फिर आप आगे चलते हो। तो ट्रैक के दौरान करीब हाफ एन आवर, डिपेंड करता है आपकी स्पीड पे, तो हाफ एन आवर का एक पैच है जो फुल ऑफ फॉरेस्ट है, मतलब वो फॉरेस्ट है एंड फुल ऑफ मेपल, पाइन एंड सिल्वर बिर्च ट्रीज है। मेपल जिसको हम चिनार के पेड़ बोलते हैं, जो सिर्फ कश्मीर में ही मिलेंगे आपको। इंडिया में चिनार के पेड़, जो आपको कनाडा में के जो फ्लैग पे बना हुआ है जो लीव, दैट इज मेपल लीव, तो वो आपको कश्मीर में मिलेगा। फिर जो पाइन, चीड़ के, देवदार के पेड़ हैं वो आपको मिलेंगे, वो आपको पहाड़ों पे ऊपर ऊंचाई पे देखने मिलते हैं, वो तो आपको हर जगह मिल जाते हैं पहाड़ों पे। एंड वो ये सिल्वर बिर्च जो मैंने आपको बताया, भोजपात्र, इतना ब्यूटीफुल जंगल मैंने भोजपात्र का अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा था। 2 मैंने भोजपात्र के पेड़ वैली ऑफ फ्लावर्स में भी देखे हैं, लेकिन जो ये वाले पेड़ हैं, मतलब इनका जो स्टेम है, इतना बड़ा, इतना मोटा स्टेम वैली ऑफ फ्लावर्स में नहीं था। तो ये एक अलग तरीके का है। भोजपात्र वही पेड़ है जिसकी छाल पे हमारे हिंदूज के जो वेदास लिखे गए हैं, उस टाइम पे पेपर नहीं होता था, तो ये पेपर का काम करता था, और आज भी वो वेदास इंटैक्ट हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या मतलब वैल्यू है एक हिंदुइज्म में। और डेफिनेटली जब वो नहीं पेपर्स नहीं होते थे, तो ये पेपर्स का, इनकी छालें काम करती थी।
तो ये करीब हाफ एन आवर का जंगल है जो क्रॉस करते हैं आप हाफ एन आवर में, या थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा वाइल्ड एनिमल्स का भी खतरा रहता है, जैसे कि बियर्स का, ब्राउन बियर्स का, या फिर लेपर्ड्स का। लेकिन जनरली ये लोग ना जब आप ग्रुप में जाते हो तो नहीं आते हैं, बहुत शाय एनिमल्स होते हैं, ऐसे अटैक करने के किस्से भी नहीं सुनने मिलते। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल सोलो ट्रैकिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको मतलब कॉन्शियस रहना पड़ता है इन सब चीज़ों के लिए। दो आपका गाइड होगा, विदाउट गाइड आप तब भी ट्रैक नहीं कर पाओगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्शियस होके चलो। ग्रुप में आप हो तो ये वैसे भी इतनी आवाज़ें सुन के आपके आसपास नहीं आते। जब हम जंगल क्रॉस कर लेते हैं, इसके बाद जो आपकी जंगल तक आपका ना ट्रैक जो है मॉडरेट रहता है, आप आराम से चलते हो, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, लेकिन इतनी डिफिकल्ट ट्रैकिंग नहीं है वो। लेकिन उसके बाद जब आप जाते हो तो फिर आपको थोड़ा सा स्टीप क्लाइंब करना पड़ता है, फिर आप निशनई कैंप पहुंचते हो। निशनई कैंप ज्यादातर आपको मिलेंगे वो ना आपको किसी वाटर बॉडी के पास ही लगाए जाते हैं। उससे आपको एक तो पानी की सहूलियत होती है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है कि आपको पानी तो चाहिए पीने के लिए भी चाहिए, आपको टॉयलेट्स यूज करने के लिए आपके पास पानी होना चाहिए। तो मतलब ये सारी चीजें दिमाग में रखते हुए वाटर बॉडीज के पास ही कैंप्स लगाए जाते हैं। एंड ये जो कैंप्स होते हैं ये हमेशा ना मैडोज में ही आपको मिलेंगे। उसका वजह ये होता है कि पहाड़ों पे पत्थर गिरने के चांसेस कभी भी रहते हैं। तो आप जब ये मेडोज में रहते हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। तो आप वहां पे पहुंचते हो 4-5 बजे तक, जितना जो जल्दी पहुंच जाता है, कोई देर से पहुंचता है। फिर आपको टी, कहवा, सूप जो भी सर्व किया जाता है वो आप खाते पीते हो। वहाँ पकौड़ा जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करवाती है, एक अच्छा सा आपको सफर मिलता है। और उसके बाद जो हमारा डिनर टाइम होता है वो 7 o'clock तक हमारा डिनर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हम वहाँ पे डे लाइट पे सरवाइव करते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कोई इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं है। तो फिर आपका डिनर वही दिन रहते रहते खत्म करते हैं। और उसके बाद देन इट्स योर विश कि आप उस वक्त सोना चाहते हो, नहीं सोना चाहते हो। आप 8-9 बजे तक गप्पे मार के सो जाते हो, क्योंकि सुबह आपको 7 o'clock कूच कर जाना है। तो उसके लिए कम से कम आपको 6 बजे तो उठना ही रहेगा। तो आप थक जाते हो काफी। एंड कई लोगों को ना थकने के बाद बहुत जल्दी नींद आ जाती है, कई लोगों को थकने के बाद नींद नहीं आती है। फर्स्ट डे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आपको रहता है, आप एक हाई एल्टीट्यूड में पहुंचे हो सकता है आपको ऑक्सीजन का इशू आए, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो। उसके सिम्टम्स होता है आपके सर में दर्द होता है, हल्का सा वॉमिटिश फील होगा आपको, हो सकता है वॉमिटिंग हो भी जाए। तो ये इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऑक्सीमीटर वगैरह गाइड्स कैरी करते हैं, तो ऑक्सीजन आपका ठीक होना चाहिए। अगर आपको बहुत सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो आप इमीडिएटली वहाँ पे जो भी कैंप लीडर्स हैं उनको आप इन्फॉर्म कीजिए। तो वो आपको देखते हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल वगैरह चेक करते हैं क्या है क्या नहीं। अगर रिक्वायरमेंट होती है तो फिर आपको वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और वापस भेज देंगे, क्योंकि आप नहीं कर सकते हो। बॉडी अगर आपकी सपोर्ट नहीं कर रही है तो फिर तो आप मतलब ही नहीं है ना आगे जाने का। आगे तो और हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे, और जितना आगे जाओगे पीछे भी उतना कैसे आओगे आप। तो फर्स्ट डे आपको काफी कुछ पता चल जाता है। तो थोड़ा सा सिकनेस रहता है तो उसको भी आप इतना सीरियसली मत लो, और सभी के साथ थोड़ा बहुत रहेगा वो स्टार्टिंग में। फर्स्ट डे तो स्पेशली नींद का भी इशू आएगा आपको, कहाँ आप गद्दों में सो रहे हो, कहाँ वो आपको टेंट मिला हुआ है, उस टेंट में कोई आपके पास मैट्रेस नहीं है, आपके स्लीपिंग बैग्स ही हैं। जनरली ऑर्गेनाइजेशन आपको 2 स्लीपिंग बैग्स प्रोवाइड कर देती है, एक आप अपना नीचे बिछा लो, एक में आप खुद अंदर चले जाओ। तो इसीलिए आप बेडशीट्स कैरी करते हो कि जिससे कि आप एक बेडशीट में रैप होके और खुद को मतलब अपनी हाइजीन मेंटेन कर सको। अगर आप अपना स्लीपिंग बैग कैरी कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। हार्डली 1 to 1.5 kg वेट होता है एक स्लीपिंग बैग का। तो डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कैरी कर रहे हो, करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। बट ये आपको ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर देगी। अगर ज्यादा ठंड लग रही है तो एक स्लीपिंग बैग और आपको दे देंगे वो लोग। लेकिन अगर यही आप सोलो ट्रैकिंग कर रहे हो तो फिर ये सारा बंदोबस्त आपको खुद से करके चलना पड़ेगा।
वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, आप सोचो कि कहीं से कुछ अरेंजमेंट हो जाए, तो नहीं है। थोड़ी थोड़ी नहीं, काफी डिस्टेंस पे आपको आर्मी पोस्ट मिलेंगी, क्योंकि ये ट्रैक जो है ये LOC के बहुत पास से निकलता है, तो बॉर्डर के बहुत पास है, तो आपको आर्मी तो हर जगह मिलेगी। तो मैं आपको आगे बताऊंगी ट्रैक में कि क्या क्या हमने और एक्सप्लोर किया, क्या क्या चीज़ें देखने मिली। बट ये हमारा फर्स्ट डे था जो हमने कंप्लीट किया है, और यहाँ के बाद अब हम नेक्स्ट डे के लिए जाएंगे विष्णुसर लेक। तो इसके बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये देखिए आगे का मैं आपको दूसरे एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।